प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का चैनल लेक्चर 3 जो ओम्स लॉ पे बेस्ड है, आज उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैं लगभग सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, और जिसमें चैप्टर 1 में 19 और एक 1 शॉर्ट 20 वाला, और उसमें चैप्टर 2 में 17 और +1 शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। होप दैट वो सारे समझ में आ गए होंगे। आज मैं अब क्लास 12th का एक थर्ड चैप्टर में भी 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें आपके क्या क्या थे? पहली कंडीशन थी आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और सेकंड में मेरे पास था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज थर्ड चैप्टर पे चल रहा हूँ, थर्ड लेक्चर पे है जो है ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस पे ही कंसंट्रेट होगा आज की चीज़ें। अब वो चीज़ें हम इसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं कर रहा हूँ, सीधे ओम्स लॉ पे। अच्छा, ओम्स लॉ ने क्या कहा था इसमें? इसने एक पहले ओम्स लॉ ने एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, आपके बहुत सारे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने ये देखा, ओम्स लॉ पहले बेसिक्स, सपोज दैट यहाँ पे इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया, और इसमें इसने वोल्टेज लगा दिया आपके पास 10 वोल्ट की। कितने की लगाई? 10 वोल्ट की। फिर सेकंड किया उसी सेट का एक्सपेरिमेंट में, और फिर यही कंडीशन रखी, और ये हो गया 10 वोल्ट। ये भी कितना बचा? 10 वोल्ट। और दोनों में इसमें टेम्परेचर वेरी कर दिया। इसमें टेम्परेचर मान के चलो कि आपके पास 20 डिग्री, 25 डिग्री, और इसमें इसने 27 डिग्री रखा। ठीक, फिर इसने क्या किया कि वापस इसमें से अब इसने जो वोल्टेज थी वो इसको 15 डिग्री बढ़ा दी, और इसमें भी 25 डिग्री रखा, और फिर उसके बाद इसने 20 डिग्री 20 वोल्ट बढ़ा दिया, और इसके बाद भी इसमें इसने 27 डिग्री पे रखा गया। ठीक, अब यहाँ पे 2 कंडीशन थी, चलो इसमें 15 वोल्ट ही लेते हैं, दोनों को 15 वोल्ट। और इसने ये देखा गया कि इसमें एक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हमने V बढ़ाया, इसमें I, सपोज दैट इसमें I इक्वल्स टू 2 एम्पियर थी, और सपोज दैट इसमें आपके I आपके पास 3 एम्पियर हो गई। I कितनी हो गई? 3 एम्पियर। और यहाँ की कंडीशन में देखें, इसमें भी 3 एम्पियर। इसमें I इक्वल्स टू कितना था? इसमें I इक्वल्स टू हमारे पास 1.5 एम्पियर, और इसमें जो I होगी वो आपके पास 2.5 एम्पियर की कंडीशन है। ओम्स के एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या था, तब इसने ये कह दिया कि जब हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ी। जब हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ी। कंडीशन क्या थी? इसमें और इसमें चेंज हो गया, इसमें और इसमें चेंज हुआ था, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में रेजिस्टेंस भी अनचेंज था, रेजिस्टेंस भी अनचेंज था, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसकी कंडीशन क्या थी कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो करंट की क्वांटिटी कम हो गई, अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो करंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। एक तो ये था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और दूसरा ये था अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया, अगर हमने V बढ़ाया तो हमारे पास I भी बढ़ेगी, अगर हमने V को कम किया तो I भी कम हो गई। तो इसके बेसिस पे इसने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ, और वो ये था, अब मैं इसका स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, ये होप दैट ये समझ में आ गया होगा। इसको तो खैर कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो केवल एक एक्सप्लेनेशन के बेस पे था। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है? इसमें पहले आपको एक कंडक्टर बनाओ, ये वाला कंडक्टर बनाया मैंने, ये, और यहाँ से इधर की तरफ ये कंडक्टर हो गया।
होप दैट ये आपको दिख ही रहा होगा ये कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया यहाँ पर, ये और ये, ठीक। और इसका टेम्परेचर फिक्स रखा, इसका टेम्परेचर फिक्स रखा। अब क्या कहना चाह रहे हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू, द करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू, अब देखा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अ कंडक्टर, ये हो गया। देखो करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लोइंग, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कब कब होगा, इज, अच्छा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to, is directly proportional to potential difference applied, potential difference, potential difference applied, ये देखो ये कंडक्टर था, इसमें करंट जा रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है ये, एंड अप्लाइड कहाँ, across the ends of a conductor, ends of a conductor, कंडक्टर के चारों तरफ, across the ends of a conductor, across the ends of a conductor, provided certain physical condition, certain physical condition like temperature and pressure, constant, ये था बच्चों। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मैं फिर से, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पोटेंशियल डिफरेंस के, जो हमने इस कंडक्टर के एंड पर अप्लाई कर रखा है, लेकिन कंडीशन क्या थी, उसके लिए हमने टेम्परेचर या प्रेशर को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स किया, टेम्परेचर और प्रेशर को। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, इसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूं, इसको अगर मैथमेटिकली लिखता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इससे मैथमेटिकली की बात कर रहा था तो यहाँ पे था मैथमेटिकली, तो बचेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और दैट इक्वल्स टू, ये आपके पास इतना हो गया। जब हम इसको हटाएंगे, कोई साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं I, इसको क्या बोलते हैं, IR। जब हम इसमें कोई साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं तो उसको हटाने के बाद हम कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, तो दैट इज नोन एज द IR। अब देखो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, इसने क्या कह दिया, तो यहाँ पे कहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट यहाँ क्या दिखा दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, करंट के लिए इसमें जो ओम्स लॉ की जो बात मैं करता हूँ, ओम्स लॉ की जो कंडीशन थी, ये जो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR है, V इक्वल्स टू IR, ये दोनों कंडीशन के लिए वैलिड है। कौन कौन से कंडीशन के लिए वैलिड है, ये सर्किट के लिए भी और लोड के लिए भी। अब अगर मैं कर दूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, तो ये वाला हमारा यूज होता है सर्किट के लिए,
सर्किट में लोड के लिए, किसके लिए होता है बच्चों? लोड के लिए। अगर मैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करता हूँ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करता हूँ, ये होता है हमारे पास सर्किट के लिए। किसके लिए यूज होता है? सर्किट के लिए। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किसके लिए हो गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा वोल्टेज पाएगा। कौन पाएगा? सर्किट। अगर मैं इसको डायग्रामेट्रिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये वाला, ये यहाँ पे आपने सर्किट लगा, यहाँ पे आपने सर्किट लगाया, ये आपने सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, और इधर में आपके पास V है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे V करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पे V करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ से आ जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगी। ये जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे V को अप्लाई करेंगे उतना करंट यहाँ से जाएगा, और ये पोटेंशियल आपको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये किसके लिए था? V इज, ये था आपके पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आई थी हमारे पास, दूसरी कंडीशन इसमें आई थी जो सर्किट के लिए था। यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसमें, और ये सर्किट हो गया ये, और ये, हाँ, इस वाले में देखें, यहाँ पे हमने V अप्लाई किया, यहाँ पे हमने V अप्लाई किया तो करंट यहाँ से गई, तो ये था आपके पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, नहीं, ये था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो लेकिन अब हमें ओरिजिनल कंडीशन को लेके चलना होता है, तो ओरिजिनली जो होते हैं वो हमारे पास कितना होता है? V इक्वल्स टू I। ये केवल और केवल बैकअप के लिए है, इसको कुछ आपको लिखना नहीं है, और एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसको, ये केवल आपके पास बैकअप के लिए है कि बैकअप में मैंने क्या किया, ये किसके किसके लिए वैलिड है। ठीक है बच्चों, ये आपका बैकअप है। ठीक हो गया, ओके। अब इसके बाद चलो, यहाँ तो ये कंडीशन आ गई। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? V इक्वल्स टू IR जब मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर नाउ V equals to IR, V is directly proportional to I and V equals to I और R। यहाँ पे R जो था हमारे पास, where R equals to electrical resistance, where R equals to कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये आपके पास एक फॉर्मूला बचा जहां पर R इक्वल्स टू आपके पास क्या था? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे बाय द वे मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट का क्या क्या करंट को अप्लाई किया, 10 वोल्ट की वोल्टेज को अप्लाई किया, तो उसने, मैं एक्सपेक्टेड था कि मेरे पास यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट जाएगी। मैं एक्सपेक्टेड था कितने एम्पियर की करंट जानी है? 3 एम्पियर की। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि जो मुझे आउटपुट मिला वो केवल 2.5 एम्पियर की करंट दिखी। कितने देखिए? 2.5 एम्पियर की। अभी इसमें क्या हो गया? करंट आपकी ज़्यादा हो गई। मैंने 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो 3 एम्पियर का एक्सपेक्टेड था मैं, और उसके बाद लेकिन उसमें जो करंट जो उसने दिखाई वो कितने दिखाई? 2.5। मतलब आर हमारे पास क्या हो गया? आर कम हो गया, मतलब इससे कितना कितना परसेंटेज कम हुआ, तो दैट इज नोन एज द आर। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है? ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये है, बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता हूं। बच्चों इसमें देखा जाए क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, अब ध्यान रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच।
ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस through the conductor, which oppose the flow of charges through it. अब इसमें देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये वो कंडीशन है जो किसी भी चार्ज को फ्लो करने से रेसिस्ट करता है, तो दैट इज नोन एज द आर। अब यहाँ पर इसमें से अगर मैं आर की बात करूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आर हो गया, तो एस वी इक्वल्स टू आई आर है, तो दिस इम्प्लाई दैट आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ आई, आर इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ आई, ये था इसके लिए V इक्वल्स टू आया, तो R कितना पोटेंशियल दिया और कितना आउटपुट मेरा करंट गया, तो दैट इज नोन एज द R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो SI यूनिट की जो बताती है, यूनिट की जो बताती है, इसमें किसकी, पहले तो चार्ज की यूनिट, पहले किसकी होगी, चार्ज की यूनिट होगी आपके पास कूलॉम, क्या होगी कूलॉम, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, सी से। ठीक है, और उसके बाद दूसरा गया करंट, उसका टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड। अब आपके पास क्या गया, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो इसका हो गया कूलॉम, कूलॉम पर सेकंड, ये बचेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट थी वो कितनी थी, एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर इक्वल्स टू, और वी की जो यूनिट थी वो थी हमारे पास वोल्ट, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ आर इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वी अपॉन ऑफ यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ वी अपॉन ऑफ यूनिट ऑफ आई, आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वी अपॉन यूनिट ऑफ आई। ठीक है, तो इसको, इसका मतलब हो गया वोल्ट, और ये हो गया आपके पास एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं ओम, क्या बोलेंगे इसको, ओम, क्योंकि ये कंडीशन किसने दी थी, आपने, किसने दी थी, ओम्स ने दी थी, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ आर इज इक्वल्स टू ओम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू ओम, इसको हमने ओम से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ किसने दिया, ये लॉ ओम्स ने दिया था, इसलिए ओम्स के नाम को रिमेंबर करने के लिए इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे दे दी, उसके यूनिट के बेसिस पे उसको फाइंड आउट कर लिया। होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें। अब उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, सेकेंड हेडिंग है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स affecting the resistance। अभी कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में पहली कंडीशन है आपके पास, अच्छा, जिसकी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि फर्स्ट ये इसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या क्या बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज L is R is directly proportional to, that is R is directly proportional to L, ये हो गया। फिर सेकंड, जितनी इसकी एरिया, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर,
ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ये आपके पास दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज यहाँ पे क्या बचा आपके पास, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जितनी उसकी एरिया होगी तो उसको प्रॉब्लम कम होगी और वो सीधे चार्जेस सारे सारे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद थर्ड की जो कंडीशन जा रही है वो है आपके पास, ठीक। अच्छा, अब इसमें बेसिक तो हमारे पास दो कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ओम्स ने यहाँ पे क्या कर दिया था, ओम्स ने क्या दिया था कि बेसिकली यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हम नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, इसके ऊपर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी ये अप्लाई होगा। तीन कंडीशंस में डिपेंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट आपके बेसिक, लेकिन जो बुक में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो बेसिक आपको किस पे होगा, दो पे होगा। कौन कौन से, एक तो होगा लेंथ पे, एक हो गया एरिया के ऊपर। ओके, अब मैं इसको कंबाइनिंग कर रहा हूँ, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब बच्चों क्या मिला हमें, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो R is directly proportional to L upon of rho, R is directly proportional to L upon of rho। तो अब फिर मैंने इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ फिर से लगाऊंगा, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास रो। तो ये कंडीशन अगर मैंने लिख दी इसमें, R इक्वल्स टू, ये हो गया R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ऑफ A, कितना बचा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ऑफ A। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, जो ये वाली जो पोर्शन होता है इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, रेसिस्टिविटी। ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होती है, ठीक, और इसको स्पेसिफिक हम कहेंगे कि एज, अब यहां से थोड़ा सा स्पेस तो है ही, यहां से अगर मैं बात करूं तो रेसिस्टिविटी, अब मैं दूसरा वो लिख रहा हूँ, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये क्या है, आप इसमें से देखें, एज आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ऑफ ए। अब मैंने इसको क्यों कहा है, तो दिस इम्प्लाई दैट रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन ऑफ एल। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है, किसको, इसको डिफाइन करता हूँ। ये क्या हो गया कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is a resistance of यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ जो होगी वो 1 मीटर की होगी, यूनिट एरिया ऑफ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक हो गया। रेसिस्टिविटी आपके पास क्या है कि एक ऐसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, एक कंडक्टर की रेसिस्टिविटी एक रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ आपकी कितनी है, यूनिट लेंथ है यानी 1 मीटर है, उसकी एरिया कितनी है, यूनिट एरिया उसकी क्रॉस सेक्शन है, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस आएगा वो आपका क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब मैं इसके यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसके मैं यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट आएगी आपके पास, देखो, यूनिट इक्वल्स टू एस आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ऑफ ए। तो ये कंडीशन इधर हो गई, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन ऑफ एल, एल इनकी यूनिट लिखो,
इक्वल्स टू हो गया ओम, इसकी हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन ऑफ मीटर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू कितना हो गया, ओम मीटर। ठीक, तो अगर हम इसके यूनिट ऑफ रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर, ये इसकी कहानी आ गई। होप दैट ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी अब यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू दिस। उसके बाद है, अच्छा अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं यहां पर, दैट इज इफ ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, एल इक्वल्स टू 1 मीटर, सो रो इज इक्वल्स टू आर, तब उसके बेसिस पे इसको डिफाइन कर दिया है, देन रो इक्वल्स टू आर। अब ओम्स लॉ जो होता है वो हर एक कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट, ये नोट है हमारे पास, इसमें मैं क्या कहूँगा कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल कंडक्टर। Ohm's law is not valid for all conductors। Ohm's law सारे कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, तो किस किस के लिए कंडीशन है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, those which obey those conductor which obeys the law of Ohm's law, which obeys the Ohm's law called ohmic conductor। जो ये फॉलो करेंगे हम लोग तो उसको क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको ओमिक कंडक्टर, और दोज विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ called non-ohmic conductor, non-ohmic कंडक्टर। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर, जो नहीं फॉलो करेगा उसको नॉन ओमिक कंडक्टर। अब यहाँ पर एक और ले लो, मैं इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस का था और ये वाई एक्सिस का था। अब इसमें से अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन जाती है आपके पास और ये ऐसे जाएगी, ये था आपके पास ओमिक कंडक्टर का, ये किसका था, ये V है और ये I है, ये भी V है और ये भी I है, यह ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, और ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। एक आपका ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है और दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। होप दैट ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात आती है रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, रेसिस्टिविटी आपकी दो कंडीशन पे, एक तो टेम्परेचर के ऊपर और एक नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, अब रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अब उसके बाद है resistivity depends only फर्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकंड है आपके पास टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेसिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है।
ठीक है बच्चों, आज वीडियो की लेंथ भी हो गई है लगभग आधे घंटे की, तो अब इसलिए इसको बाकी लेक्चर और बाद में नेक्स्ट उसमें सॉल्व करूँगा मैं कंटिन्यूसली। तब तक के लिए आप इनको नोट्स बनाते रहें और कॉपी करते रहें। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी करें।